वेलकम बैक टू ओलंपिया क्लासेस गाइस। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं अगला लेक्चर। आपका वैद्युत द्विध्रुव का जितने कॉन्सेप्ट थे वो सब हो गए हैं, उस पर बेस्ड क्वेश्चन हो गए हैं। अब करना क्या है, आपको क्वेश्चन लगाना है किसी भी बुक से। आप कोई भी बुक उठा लो, आपको उनसे क्वेश्चन करना। तो चलिए, यह है आपका प्यारा से चैनल ओलंपिया क्लासेस, और चलिए शुरू करते हैं अगला लेक्चर। तो अगला लेक्चर शुरू करने से पहले देखें हमको पढ़ना क्या है। ये गॉस लॉ की भूमिका है। गॉस लॉ समझ रहे हो? गॉस का नियम। ठीक है, क्या पढ़ना है? गॉस का नियम। तो ये आज का लेक्चर उसके डेवलपिंग के लिए, कि मतलब कैसे हम गॉस लॉ की हमें समझ होगी, उसके लिए ये लेक्चर है। तो सबसे पहले देखो, आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मतलब वैद्युत फ्लक्स। क्या कहते हैं इसे? वैद्युत फ्लक्स पढ़ेंगे। ठीक है, और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? फाई से। अच्छा, वैद्युत फ्लक्स का उपयोग हम किसके लिए करते हैं? गॉस लॉ के लिए। किसके लिए? गॉस के लॉ के लिए। गॉस लॉ मतलब गॉस का नियम के लिए, या गॉस की प्रमेय के लिए। गॉस की प्रमेय में यूज करते हैं। अच्छा, और वैद्युत फ्लक्स को समझने के लिए आपको किसकी जरूरत होती है? एरिया वेक्टर की। किसकी? एरिया वेक्टर, या कह लो क्षेत्रफल वेक्टर। क्षेत्रफल वेक्टर। अब आप कहोगे कि सर क्षेत्रफल तो कैसी है? सदिश राशि है। मैं कहूँगा नहीं, क्षेत्रफल कैसी है आपकी? हमेशा और हमेशा कैसी है? वेक्टर क्वांटिटी है। एरिया कैसा है? वेक्टर क्वांटिटी। तो मैं क्षेत्रफल वेक्टर को आज के बाद क्या कहूंगा? एरिया वेक्टर। क्या कहूंगा? एरिया वेक्टर। तो सबसे पहले हम एरिया वेक्टर देख लेते हैं, क्योंकि जब हमें एरिया वेक्टर की समझ आ जाएगी तभी हमें वैद्युत फ्लक्स के बारे में हमें अच्छे से समझ आएगी, अदरवाइज नहीं होगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले एरिया वेक्टर। तो हेडिंग लगाइएगा क्षेत्रफल वेक्टर, लिखिएगा। देखो पहले समझ लीजिए कि इसमें करना क्या गया। ठीक है ना, बहुत छोटा सा टॉपिक है। इसमें लिखेगा क्षेत्रफल वेक्टर। क्षेत्रफल वेक्टर। क्षेत्रफल वेक्टर। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं? एरिया वेक्टर। मैं अब क्षेत्रफल वेक्टर को क्या कहूंगा? एरिया वेक्टर कहूंगा। और आपको ये समझ जाना पड़ेगा कि किसकी बात हो रही है? क्षेत्रफल वेक्टर की। अच्छा, अब बात समझिएगा। क्षेत्रफल आपका कैसा है? वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो लिखिएगा क्षेत्रफल सदिश राशि है। कैसी है? सदिश राशि है। क्लास 11th में जो लोग मुझसे पढ़ते थे उन्हें पता था, मैंने बताया था कि क्षेत्रफल कैसा है? सदिश राशि है। चलिए अब बात करते हैं कि क्षेत्रफल कैसे सदिश राशि है। तो देखिए, आपने क्या ले लिया? ये एक्स एक्सिस है और ये वाई है और ये जेड। आपने इस पर एक क्या बनाया? स्क्वायर बनाया। इसकी लेंथ ए, इसकी लेंथ ए लेंथ, ए लेंथ, ये ए बी सी और डी। ये स्क्वायर है, वर्ग है, और इसका क्षेत्रफल कितना होगा? एरिया आपका कितना होगा? आपसे पूछा जाएगा तो कहोगे, क्या कहोगे? ए इंटू ए, मतलब ए स्क्वायर। यही बोलोगे आप। मैं कह रहा हूं, या तो आप क्या कहोगे कि एरिया बराबर क्या होता है? एरिया बराबर तो भुजा गुणे भुजा। तो भुजा ए बी गुणे बी सी, ए बी गुणे बी सी। और ये एरिया कैसा है? मैंने बताया वेक्टर क्वांटिटी है। कैसा है? एरिया वेक्टर क्वांटिटी है। तो ए बी क्रॉस बी सी। ए बी क्या है? ए बी क्रॉस बी सी। ए बी क्रॉस बी सी। क्रॉस हमेशा क्या होता है? क्रॉस हमेशा वेक्टर क्वांटिटी देता है। क्या देता है? सदिश राशि देता है। भाई ये क्या देगा आपका? सदिश राशि देगा। क्या देगा? सदिश राशि देगा। ठीक है, तो यहां से ये कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? ए बी कितना है? ए, और ये कितना है? बी सी, ए। तो ए इंटू ए, क्रॉस प्रोडक्ट तब क्या आता है? साइन थीटा। थीटा क्या है? ए बी और बी सी के बीच का एंगल। तो एंगल कितना है? 90 डिग्री। कितना है? 90 डिग्री। तो यहां से ये कितना हो जाएगा? थीटा इज इक्वल टू आपका कितना दिया हुआ है?
90 डिग्री। क्यों 90 पता कैसे चला? क्योंकि क्या है आपका स्क्वायर है, तो यहां से क्या हो जाएगा ए स्क्वायर साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, कितनी होती है 1, तो ये कितना हो जाएगा ए स्क्वायर। अच्छा, ये तो आपका एरिया आ गया, लेकिन अब इसकी डायरेक्शन की बात हो जाए तो ये वाला जो क्रॉस प्रोडक्ट देता है, जो क्रॉस प्रोडक्ट देता है ए क्रॉस बी में जो क्रॉस प्रोडक्ट देता है, ये जो क्रॉस प्रोडक्ट आता है ये क्या देता है, इसका जो डायरेक्शन होती है ये क्या होती है, हमेशा इस के लंबवत होगी, लंबवत होगी। कैसी होगी डायरेक्शन इसकी, क्या होगी, ए क्रॉस बी की जो डायरेक्शन आती है, जो दिशा आती है, यदि हम किसी एक वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करेंगे तो इसकी जो दिशा आएगी वो कितनी आएगी, इसके लंबवत रहेगी। ठीक है, चलिए पहले इसको नोट करिए। चलो, तो ये चीज समझ में आ गई। तो इसकी जो डायरेक्शन होगी वो किधर होगी, या तो प्लेन के बाहर ए क्रॉस बी, मतलब एक ये वाली लाइन हो गई और ये वाली लाइन, तो ये प्लेन कौन सा बनाएगा, ये बोर्ड का प्लेन बनाएगा। भाई ये कौन सा प्लेन, मतलब कौन सा समतल होगा, ए बी सी डी एक समतल में है, इस बोर्ड के समतल में, तो इस जब बोर्ड के समतल में है तो यहां से इसके परपेंडिकुलर कहां लगना है, इसको हमेशा लंबवत लगना है। तो इसके लंबवत कौन सी दिशा होगी, या तो प्लेन इस बोर्ड के बाहर या बोर्ड के अंदर, तो इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, या तो आप इसको लिख दीजिए क्या, ओहो लीकेज, कोई नहीं कोई नहीं, या तो आप इसको क्या लिखेंगे, या तो आप इसे लिखेंगे क्या, ये कौन सा वेक्टर हो जाएगा, या तो आपका ये बाहर की तरफ क्या आएगा जेड एक्सिस, तो जेड के लिए क्या लिखते हैं के कैप, बाहर की ओर होगा, या एरिया वेक्टर आपका किधर होगा ए स्क्वायर माइनस का के कैप। ठीक है, चलिए तो नोट कर लीजिए इसे। ठीक है, अब चलिए इसको हटा देते हैं। चलिए, तो अब आपको क्या देखना है, आप यदि देखेंगे ढंग से तो अब यहां पर देखिएगा कि लिखिएगा फॉर 2D ऑब्जेक्ट, 2D ऑब्जेक्ट मतलब इसका मतलब यह है कि यदि द्विविमीय वस्तुएं, विमीय वस्तु हो तो देखते हैं कि उसके लिए एरिया वेक्टर कैसा होगा। यदि द्विविमीय वस्तु हो तो उसके लिए देखते हैं कि एरिया वेक्टर कैसा होगा। तो अभी आपने देख लिया कि ये क्या था, एक स्क्वायर था ना, स्क्वायर के लिए देख लिया। अब जैसे आपको मैं बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, ये y z और ये क्या है x, इसकी आप, ये भी आपका क्या है स्क्वायर है, तो इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, इसका एरिया वेक्टर इस बोर्ड के या तो बाहर की तरफ होगा या बोर्ड के अंदर की तरफ। तो इसका एरिया वेक्टर कितना आ जाएगा, एरिया आपका आ जाएगा, एरिया वेक्टर जो आपका आएगा ये आपका आ जाएगा ए स्क्वायर, और किस तरफ आ जाएगा, ये तो वाई जेड पे तो ये प्लेन है, तो किधर बाहर निकलेगा, या तो जेड एक्सिस पे बाहर निकलेगा, एक्स एक्सिस पे क्या निकलेगा, बाहर निकलेगा, या अंदर होगा। तो या तो क्या हो जाएगा आई कैप, या आपका हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस का आई कैप। बात समझ में आ रही है कि इनका जो एरिया वेक्टर होता है, जो 2D ऑब्जेक्ट का जो एरिया वेक्टर होता है वो हमेशा क्या होता है, उसकी जो दिशा होती है एरिया की, वो उस प्लेन के परपेंडिकुलर, या तो बाहर की तरफ या अंदर की तरफ होता है। तो लिखिएगा यहां पर इनके लिए एरिया वेक्टर की दिशा सदैव समतल के लंबवत बाहर की ओर
बाहर की ओर या अंदर की ओर होती है, अंदर की ओर होती है। ठीक है, तो ये इसको लिख लीजिए। अब देखिए एक दूसरा एग्जांपल मैं किए दे रहा हूं कि ये आपका y x और ये क्या है z है, और यहां पर इस प्लेन में आपका क्या बना हुआ है, एक सर्कल बना हुआ है। क्या बना हुआ है? सर्कल है। तो इसका एरिया वेक्टर किधर होगा? इसका एरिया वेक्टर किधर होगा? तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो कितना होगा? पाई आर स्क्वायर। पाई भाई एरिया क्या होगा? वृत्त का, ये क्या है? वृत्त है, तो वृत्त का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ये तो क्लियर है। अब इसकी डायरेक्शन किधर होगी? तो ये y और z, ये वाला प्लेन है, y और z कौन सा है? ये वाला प्लेन। तो इस वाले प्लेन पर क्या रखा हुआ है? ये सर्कल रखा हुआ है। तो एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन किधर होती है? समतल के लंबवत। किसके लिए? 2D ऑब्जेक्ट के लिए। यदि आपका ऑब्जेक्ट कैसा है? 2D है, तो उसके लिए जो दिशा होगी एरिया वेक्टर की वो किधर होगी? इस ऑब्जेक्ट, जिस ऑब्जेक्ट में जो, जिस प्लेन में आपका ऑब्जेक्ट होता है, जिस प्लेन में आपका ऑब्जेक्ट होता है उसके परपेंडिकुलर। तो ये प्लेन हमारा किस में है? y और z में है। तो ये हमारा सर्कल रखा हुआ है इस प्लेन पर, इसके परपेंडिकुलर या तो ऊपर या तो नीचे। तो ऊपर कौन सी है? x एक्सिस है, तो यहां पर क्या आ जाएगा? आई कैप, या क्या आ जाएगा? पाई आर स्क्वायर माइनस का आई कैप। ठीक है, या तो ऊपर इस डायरेक्शन में होगा एरिया वेक्टर, या तो नीचे इस डायरेक्शन में। ठीक है, दोनों ले सकते हैं। ठीक है, आप इनमें से कोई भी एक लिख सकते हैं। तो क्या लिखा है कि यदि ऑब्जेक्ट आपका कैसा हो? 2D हो, तो इसके लिए एरिया वेक्टर कैसा लेंगे? हमेशा और हमेशा जो एरिया वेक्टर की जो दिशा होगी वो क्या होगी? प्लेन के परपेंडिकुलर, मतलब समतल के लंबवत होगी। नोट कर लीजिए इसे। अच्छा, एक चीज और ध्यान दीजिएगा, जो 2D ऑब्जेक्ट होते हैं ना, जो 2 डायमेंशन के होते हैं, ठीक है, जब जो 2D ऑब्जेक्ट होते हैं, जैसे ये बोर्ड आपका किस में है? 2 डायमेंशन में, एक x में है और एक y में है, एक x में है और एक y में है, एक किस में है? एक ये किस में है? x में, और ये किस में है? एक y में है। ठीक है, तो लिखिएगा कि 2D वस्तुओं को ओपन सरफेस या क्या कहते हैं? ओपन सरफेस का मतलब खुली सतह। क्या कहते हैं? खुली सतह भी कहते हैं, या 2D और 3D में तो आपको अंतर पता ही होगा। ठीक है, जैसे कमरा क्या होता है आपका? 3D होता है। चलिए, तो ये हो गया 2D के बारे में कि 2D की वस्तुओं को क्या कहते हैं? ओपन सरफेस। जो 2D वाली वस्तुएं होती है उन्हें क्या कहते हैं? ओपन सरफेस या खुली सतह भी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए मुद्दे की बात आती है, जो इंपॉर्टेंट है वो किसके लिए है? फॉर 3D ऑब्जेक्ट। तो अगला लिखिएगा 3D वस्तुओं के लिए एरिया वेक्टर की दिशा, एरिया वेक्टर की दिशा सदैव उसकी सतह के लंबवत बाहर की ओर होगी, बाहर की ओर होगी। ठीक है, ये चीज ध्यान देना कि 3D ऑब्जेक्ट के लिए जो 3D वस्तुएं होंगी
उनके लिए एरिया वेक्टर की दिशा क्या होगी, तो उसकी सतह के लंबवत होंगी, सतह के लंबवत। लेकिन लंबवत तो वो भी 2D के लिए भी होती थी, लेकिन 2D के लिए अंदर या बाहर दोनों तरफ हो जाता था, जैसे बोर्ड के बाहर और बोर्ड के अंदर। लेकिन यदि 3D ऑब्जेक्ट हुआ तो उसके लिए क्या होगा, सतह के लंबवत तो होगी, लेकिन हमेशा किधर होगी, बाहर की तरफ। किधर होगी, बाहर की तरफ होगी। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखिए, ये मान के चलो कि एक आपका क्या, यहां पर मैं आपका एक क्यूब बनाए दे रहा हूं। क्या बनाए दे रहा हूं, क्यूब। ठीक है, ये रहा आपका क्यूब बन गया। ठीक है, अब मैं कहूं कि इस प्लेन, ये जो है सरफेस, इस सरफेस पर हमें क्या बताना है, एरिया वेक्टर बताना है। इस सतह पर जो है 6 वाली है, ये इस वाली सतह पर हमें क्या बताना है, एरिया वेक्टर बताना है। तो इसकी डायरेक्शन किधर होगी, हमेशा बाहर की तरफ होगी, मतलब इसके अंदर की तरफ नहीं आएगी। जो 3D ऑब्जेक्ट होंगे उनके लिए कैसी होगी, जो एरिया वेक्टर होगा हमेशा बाहर की तरफ होगा। क्लियर हुआ। और वो भी कैसे निकलेगा, परपेंडिकुलर आउटसाइड। जैसे अब मैं इस सरफेस के लिए आप लोग निकालेंगे, ये वाली सरफेस के लिए, तो इस वाली सरफेस के लिए किधर होगा, बाहर ये वाला होगा, तो इसके लिए एरिया वेक्टर ये वाला रहेगा। ठीक है, ऊपर वाली सरफेस के लिए यदि देखोगे इस वाली के लिए, तो ऊपर वाली के लिए एरिया वेक्टर बाहर की तरफ ये वाला। बात समझ में आ गई। अच्छा, अब जैसे आपका क्या बना हुआ है, सिलेंडर है। ठीक है, क्या है, सिलेंडर है। सिलेंडर मतलब बेलन है। ठीक है, तो इस वाली सरफेस, मतलब ये नीचे वाला गोला है, नीचे वाले गोले के लिए आपका जो एरिया वेक्टर होगा किधर होगा, नीचे की तरफ होगा। किधर होगा, नीचे की तरफ। ऊपर वाली सरफेस के लिए एरिया वेक्टर किधर होगा, परपेंडिकुलर आउटसाइड, मतलब बाहर की तरफ। ठीक है, कर्व्ड सरफेस, अब ये वाली सरफेस की बात हो रही है, किस वाले की, इस वाले की। ठीक है, ये वाली सरफेस की, तो इसके परपेंडिकुलर बाहर की तरफ, तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये। और कैसे निकलेगा, परपेंडिकुलर आउटसाइड, मतलब बाहर की तरफ लंबवत निकलेगा, तो ये हो जाएगा। ठीक है, यदि आपका क्या हो, स्फीयर हो, इसको अब बना लीजिएगा। अब मैं स्फीयर देखता हूं। अब जैसे ये क्या रहा, स्फीयर रहा। स्फीयर मतलब गोला। ठीक है, स्फीयर मतलब गोला। ठीक है, तो अब इसके लिए एरिया वेक्टर जो होगा वो हमेशा किधर होगा, परपेंडिकुलर बाहर की तरफ। और जो इसका एरिया वेक्टर होगा, जो इसका एरिया वेक्टर होगा इस स्फीयर का, वो इस स्फीयर के केंद्र से होकर गुजरेगा, मतलब इस गोले के केंद्र से होकर जाएगा। तो ये इसका केंद्र रहा। इधर से कोई भी आप खींचोगे एरिया वेक्टर, तो ये इसके कहां से जाकर जाएगा, केंद्र से होकर। इस डायरेक्शन में भी यदि यहां पर भी आप एरिया वेक्टर बनाओगे, तो ये रहा एरिया वेक्टर जो इसके हमेशा केंद्र से होकर जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसे हैं कि यदि आपका कैसा है, 3D ऑब्जेक्ट है, तो आपके लिए एरिया वेक्टर कैसा होगा, हमेशा कैसा होगा, एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी वो सतह के क्या होगी, लंबवत होगी, लेकिन हमेशा किधर होगी, बाहर की तरफ, अंदर की तरफ नहीं होगी। बात ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो ये देखिए, मैंने कोई भी डायरेक्शन आपकी अंदर की तरफ नहीं बनाई है। जैसे ये वाली सरफेस के लिए तो हमेशा बाहर लगेगा। ठीक है, ये वाला इसके बाहर, जैसे ये वाली प्लेन है, जैसे मान के चलो कि ये वाली सरफेस ये है, तो इसके अंदर एरिया वेक्टर की डायरेक्शन नहीं होगी, किधर होगी, बाहर की तरफ। और जैसे ये वाली है, तो इसके लिए अंदर की तरफ नहीं होगी, किधर होगी, बाहर की तरफ, उस डायरेक्शन में। ठीक है, इसके लिए जैसे ये वाली सरफेस है, तो इधर से आपका सिलेंडर है, तो सिलेंडर किधर की डायरेक्शन, नीचे की तरफ होगा एरिया वेक्टर की। और यदि ऊपर वाली सतह है, तो इसके लिए ऊपर की तरफ होगा। ये सब सारी चीजें हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नोट करो इसे जल्दी भैया। तो आपको क्या पता चला, आपको पता चला कि यदि आपका कैसा है, जो एरिया है वो कैसा है, वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी है, वेक्टर क्वांटिटी, मतलब सदिश है। कैसी राशि है, वेक्टर सदिश राशि है। क्लियर हुआ। तो 2D ऑब्जेक्ट के लिए जो एरिया वेक्टर की जो दिशा होती है, 2D ऑब्जेक्ट के लिए, मतलब द्विविमीय वस्तुओं के लिए जो एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन होती है वो किधर होती है, परपेंडिकुलर, या तो बाहर की तरफ होगा या अंदर की तरफ। ठीक है, 2D ऑब्जेक्ट के लिए। लेकिन यदि आपका क्या होगा, 3D ऑब्जेक्ट होगा, क्या होगा,
3D ऑब्जेक्ट, तो 3D के लिए उसकी जो डायरेक्शन होगी किधर होगी, 3D ऑब्जेक्ट की सरफेस से बाहर की तरफ लंबवत होगी। ध्यान रखना, लंबवत तो होना ही है, लेकिन किधर होगा, वो उसके बाहर की तरफ होगा। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। तो हेडिंग डालिएगा, लगाइएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या हेडिंग लगाना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो चलिए हेडिंग लगाइए इलेक्ट्रिक फ्लक्स, लिखिएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स। क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स। लिखना शुरू करिए, लिखिएगा। ये क्या है पहले देखिए, समझ लीजिए। समझना क्या है, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको याद है, वैद्युत बल रेखाएं। वैद्युत बल रेखा मैंने बताया था, तो वही है। तो लिखिएगा किसी समतल के क्षेत्रफल से, किसी समतल के क्षेत्रफल के लंबवत गुजरने वाली किसी समतल के क्षेत्रफल से लंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। ये चीज ध्यान देना, क्या लिखा हुआ है पहले बात समझो। किसी समतल के क्षेत्रफल से, किसी समतल के क्षेत्रफल से लंबवत, कैसी गुजरेंगी, लंबवत गुजरने वाली। ध्यान देना, कैसी है, लंबवत गुजरने वाली है मेरे भाई। ठीक है, ऐसे नहीं है कि किसी भी तरीके से गुजर गई। तो किसी समतल के क्षेत्रफल से लंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को, वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। जैसे बात समझिए, यह क्या है, आपको कोई एक एरिया दे दिया है। ठीक है, ये मान के चलो आपको कोई एक एरिया दे दिया है, ये कोई प्लेन है। इस एरिया से वैद्युत बल रेखाएं जो निकल रही हैं कुछ ऐसे निकल रही हैं। ठीक है, ये रही आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां पर ये जो फाई बराबर कितना है, बल रेखाओं की, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको फाई से दिखाते हैं। फाई ई का मतलब इलेक्ट्रिक, फाई का मतलब फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसे कहते हैं, इसके क्षेत्र के लंबवत। तो ये मान के चलो कि ये कैसे हैं, इस प्लेन से 90 डिग्री का एंगल बना रही हैं। कैसे बना रही हैं, 90 डिग्री का। तो इसके लंबवत जितनी रेखाएं निकलेंगी वह क्या कहलाएंगी, वह कहलाएंगी वैद्युत बल रेखाओं की संख्या ही क्या कहलाएगी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इससे कितनी रेखाएं निकल रही हैं, 1 2 3 4। तो यहां पर ये हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाए दे रहा हूं। ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या किए दे रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड में यदि क्या करूं, बढ़ा दूं। एरिया मैं कांस्टेंट रख रहा हूं। इसका जो एरिया है, ये जो मैंने समतल लिया है, इसका एरिया ए है। कितना है, ए है। बात ध्यान देना, अभी भी ये एरिया कितना है, अब जो मैं बना रहा हूं इसका एरिया ये कितना है, आपका ए है। ठीक है, तो इसके परपेंडिकुलर मान के चलो कि मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड की डेंसिटी बढ़ा दी। डेंसिटी का मतलब मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड और बढ़ा दी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाने का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें और पास पास हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, और पास पास। तो अभी तक यहां पर इससे, इस एरिया से कितनी निकल रही थी, एरिया कितना है, ए। अब कितनी फील्ड लाइनें निकल रही हैं, देखो ना कितनी लाइनें निकल रही हैं इससे। तो 1 2 3 4 5 6। मतलब क्या हो रहा है कि एरिया सेम है। एरिया क्या है,
सेम है, इसका भी एरिया सेम है, इसका भी एरिया सेम है। लेकिन जब मैं क्या करता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब वैद्युत क्षेत्र के क्या करता हूं, वैद्युत क्षेत्र बढ़ाता हूं, वैद्युत क्षेत्र क्या करता हूं, बढ़ाता हूं, तो आपका फ्लक्स क्या हो जा रहा है, इंक्रीज किया जा रहा है। यानी कि इसका मतलब क्या है कि जो फाई है आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो एक तो ये कंडीशन मिल गई। दूसरा देखिएगा, अब एरिया को मैं क्या किए दे रहा हूं, अब एरिया को मैं बढ़ा रहा हूं, फील्ड को नहीं बढ़ा रहा हूं। बात समझिए, एरिया को बढ़ा रहा हूं, फील्ड को नहीं बढ़ा रहा। तो मैंने अब एरिया जो है आपका ये वाला एरिया हो गया, मान के चलो कि ये, तो अब आपको पता है कि एरिया जब बड़ा हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें भी उतनी ज्यादा पास होंगी कि नहीं होंगी, उतनी ही ज्यादा इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें जो हैं इससे निकल कर जाएंगी। तो यहां पर फाई क्या हो गया, फ्लक्स। तो 1 2 3 4 5 6 7 क्या हो गया, 7। यानी कि जब मैं एरिया बढ़ा रहा हूं, एरिया क्या कर रहा हूं, एरिया इंक्रीज कर रहा हूं, एरिया बढ़ा रहा हूं, तो आपकी वैद्युत बल रेखाएं की संख्या जो है वो क्या हो जा रही है, बढ़ी जा रही है। यानी कि आपका फ्लक्स क्या है, बढ़ा जा रहा है। तो आपका फ्लक्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एरिया के। मतलब मैं एरिया बढ़ा रहा हूं तो फ्लक्स क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। एरिया घटाऊंगा तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, घट जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाऊंगा तो क्या होगा, फ्लक्स बढ़ जाएगा, और यदि इलेक्ट्रिक फील्ड घटाऊंगा तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है। यदि मैं इन दोनों को एक साथ मिला दूं, देखो मैं फार्मूला लिख सकता था फाई बराबर ई डॉट ए, लेकिन नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा, ताकि आपको फील पता चल जाए ना, फील का मतलब फील आ जाए, अंदर से फीलिंग आए कि नहीं आ रहा, ऐसा है क्यों। ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, फ्लक्स किसे कहते हैं, बात समझो फिर से। फ्लक्स किसे कहते हैं, किसी समतल एरिया से उस समतल के लंबवत जितनी वैद्युत बल रेखाएं निकलती हैं। ठीक है, बात समझना, लंबवत की बात हो रही है। जैसे ये समतल हो गया, ये एक समतल हो गया, ये एरिया है, इसके लंबवत जितनी वैद्युत बल रेखाएं निकलेंगे, जैसे 1 2 ऐसे निकल रही हैं, ये दोनों क्या हैं, ये मार्कर कैसे हैं, लंबवत हैं। कैसे हैं, लंबवत हैं। तो ये वैद्युत बल रेखाओं की संख्या, यहां पर जो फ्लक्स होगा वो कितना होगा, 2 होगा। और यदि एक इनमें से कुछ ऐसे हो जाए तो ये इस प्लेन के लंबवत नहीं है ना, तो कितनी बल रेखाएं, केवल एक गुजर रही है। कितनी, केवल एक। क्यों, क्योंकि हमें कौन सा लेना है, सिर्फ लंबवत लेना है। कौन लेना है, सिर्फ लंबवत वाली लाइनें लेना है। ठीक है। तो यहां से बात समझ में आया कि जितनी ज्यादा क्या होंगी, एक एरिया से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें जितनी ज्यादा पास करेंगी, जितने उतना ही उसका क्या होगा, फ्लक्स उतना ही अधिक होगा। ठीक है। यदि मैं उसका क्या कर दूं, एरिया बढ़ा दूंगा तो फ्लक्स भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यदि एरिया घटा दूंगा तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसी तरीके से यदि इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा दूंगा तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यदि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर दूंगा, घटा दूंगा तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है। तो लिख लीजिए यहां से, तो फाई बराबर क्या आ जाएगा, फाई बराबर आपका होता है ई डॉट डी ए। चलिए पहले आप इसको लिख लीजिए, फिर हम आगे नोट करते हैं। पहले इसे छाप लीजिए। तो चलिए यहां से ये फ्लक्स बराबर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था इलेक्ट्रिक फील्ड के, और दूसरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था एरिया के। तो यहां से जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हमें हटाऊंगा तो इसको मैं लिख सकता हूं फाई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ये डॉट प्रोडक्ट है, कैसा है, डॉट प्रोडक्ट। और यहां पर ध्यान देना, ये जो फ्लक्स है ना, स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है। कैसी है, अदिश राशि। कैसी है, अदिश राशि। तो लिख लीजिएगा यह कैसा है, वैद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि है। वैद्युत फ्लक्स अदिश राशि है। कैसी है, अदिश राशि है। यहां से मैं डॉट प्रोडक्ट हटाऊंगा तो कितना आ जाएगा, ई ए कॉस थीटा। ठीक है। जहां पे थीटा क्या है लिखिएगा, थीटा है वैद्युत क्षेत्र तथा एरिया वेक्टर के मध्य बना कोण। थीटा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल है।
ठीक है। अब मैं इसके मात्रक की बात करता हूं, ठीक है, फ्लक्स का मात्रक, तो फाई ई बराबर क्या होता है, ई ए, ठीक है, ई डॉट ए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की कितनी होती है, न्यूटन पर कूलाम, क्या होता है, न्यूटन पर कूलाम, और एरिया का क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो यही हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। तो ये इसका रहा मात्रक, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। नोट कर लीजिए। अब हम इसके क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो इसको पहले जल्दी से नोट कर लीजिए ताकि आपको सब सारी चीजें थोड़ा थोड़ा समझ में आ जाएं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नोट करिए कि जैसे ये आपका एक ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, ठीक है। यहां पर आपका एक क्यूब रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है, क्यूब रखा हुआ है। ध्यान दीजिएगा ये आपका क्यूब है, ये मैं बनाए दे रहा हूं, ये रहा आपका क्यूब है, ठीक है। अब क्यूब में कितनी सतह होती हैं, 6, ये आपको पता होगा। क्यूब में कितनी सतह होती हैं, 6। जैसे आप अपने कमरे का देखेंगे तो एक ये वाली दीवार, एक इसके सामने वाली दीवार, एक इस साइड वाली, एक इस साइड वाली, एक नीचे और एक ऊपर, तो कितनी हो गई, 6 सतह। तो क्यूब में यानी घन में कितनी सतह होती हैं, 6 सतह होती हैं, ये ध्यान रखना है। तो ये आपका क्या दिया हुआ है, क्यूब दिया हुआ है, और ये आपका इसकी जो भुजाएं हैं वो कितनी दी हुई हैं, ए दी हुई है। क्यूब है तो सिंपल सी बात है, घन की भुजाएं क्या होंगी, सेम होंगी। अब ये कह रहा है कि इसमें एक समान वैद्युत क्षेत्र है, कितना है, एक समान वैद्युत क्षेत्र है E, और E की आपकी जो वैल्यू दिया हुआ है E नॉट आई कैप, कितनी दिया हुआ है, E नॉट आई कैप। तो अब आपको बताना है कि इस पर कुल सब इसमें लिखिएगा सतह 1 2 3 4 5 और 6 से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स बताइए, वैद्युत फ्लक्स बताइए, ये है, ये आपको निकालना है। और दूसरा क्वेश्चन है इसी में कि घन से निकलने वाला कुल फ्लक्स निकालिए, घन से गुजरने वाला कुल फ्लक्स बताइए। अब देखो यार ध्यान देना, अब आपको फ्लक्स बराबर क्या पता होता है, फ्लक्स बराबर होता है ई ए कॉस थीटा, जहां पे थीटा आपको पता है क्या है, थीटा है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल है, एरिया वेक्टर के बीच का क्या है, एंगल है। तो यहां से देखिए ये क्यूब आपका कैसा है, क्यूब आपका 3D ऑब्जेक्ट है, कैसा है, 3D ऑब्जेक्ट। तो आपका एरिया वेक्टर किधर होगा, इसमें परपेंडिकुलर आउटसाइड, मतलब बाहर की तरफ लंबवत होगा। तो ये वाली जो सरफेस होगी, ये वाली बात समझिएगा, ये वाली जो सरफेस होगी, ठीक है, ये वाली सरफेस मैं इसको 1 नंबर दिए दे रहा हूं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी किधर है, इस डायरेक्शन में है, तो एरिया वेक्टर इधर बाहर की तरफ होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 180। भाई ये इधर है और ये इस डायरेक्शन में, तो ये इधर और ये इधर, तो ये एंगल कितना हो गया, ये वाला 180 डिग्री। तो पहले वाले फेस के लिखिएगा φ1, मतलब मैं इसको पहले वाले फेस के लिए φ1 से डिनोट कर दे रहा हूं। तो कितना हो जाएगा, ई ए कॉस, और एंगल कितना है, 180 डिग्री। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपको कितना दिया हुआ है, ई नॉट, और एरिया वेक्टर कितना है, एरिया वेक्टर है उधर, तो उस सरफेस से, तो एरिया कितना हो जाएगा इस वाले सरफेस का, ए स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर, बस खत्म बात। और कॉस 180 के मान -1, तो ये हो जाएगा माइनस का ई नॉट ए स्क्वायर। क्लियर है। अब यहां से ये दूसरी वाली सरफेस लेते हैं, ये वाली। तो दूसरी वाली सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो यही है, इस डायरेक्शन में। एरिया वेक्टर की भी डायरेक्शन किधर आ जाएगी, बाहर की तरफ, क्योंकि कहां होना है, परपेंडिकुलर आउटसाइड। किधर होना है, परपेंडिकुलर आउटसाइड। तो ये हो गया φ2। तो φ2 कितना हो जाएगा, ई ए कॉस
अब एरिया वेक्टर इसी डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में, तो वो कितना एंगल हो जाएगा भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी यही हो गई इसी डायरेक्शन में, एरिया वेक्टर इसी डायरेक्शन में, तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? 0। तो एंगल कितना हो गया? 0। कॉस 0 की वैल्यू कितनी? 1। तो ये कितना हो जाएगा? E नॉट, एरिया इसका कितना है? a स्क्वायर। एक सतह का एरिया कितना आएगा? a स्क्वायर। ठीक है, तो ये इसके लिए हो गया। फिर तीसरे वाले के लिए, मतलब ये ऊपर वाले के लिए निकालो। ये ऊपर वाले के लिए यदि निकालोगे तो फाई 3 ऊपर वाला। ठीक है, तो जब ऊपर वाला निकालोगे तो इसके लिए एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर आउटसाइड, मतलब ऊपर की तरफ, तो ये रहा एरिया वेक्टर। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी इस डायरेक्शन में, ध्यान देना, इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी इस डायरेक्शन में है, एरिया वेक्टर किधर है? ऊपर की तरफ। तो इनके बीच का एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री हुआ ना। तो यहां से कितना हो जाएगा? EA cos 90, एंगल कितना? 90। तो cos 90 की वैल्यू 0, तो मतलब ये कितना हो गया? 0। तीसरे वाले के लिए भी हो गया। अच्छा, चौथे वाले के लिए भी, ये चौथा वाला मतलब मान के चलो कि ये वाला है नीचे वाला, तो नीचे वाले के लिए तो ये चौथा हो गया। तो इसके लिए एरिया वेक्टर कितना हो जाएगा? EA, तो एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर नीचे की तरफ, नॉर्मल नीचे की तरफ होगा ना, बाहर की तरफ, तो ये कितना हो जाएगा? EA cos, इसके लिए भी क्या होगा? 90, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, एरिया वेक्टर इधर है, तो इनके बीच के एंगल 90, तो ये भी 90, तो यानी कि ये कितना हो गया? 0। इसके लिए निकाल लिया। फिर पांचवी वाली सरफेस के लिए निकालो। तो पांचवी वाली सरफेस मतलब अंदर की तरफ मान लो, मतलब ये वाली मान लो, ये बोर्ड के प्लेन में। तो EA, एरिया वेक्टर किधर होगा? बोर्ड के बाहर की तरफ। तो बात ध्यान देना, इसके लिए भी एरिया वेक्टर क्या होगा? 90 डिग्री, क्योंकि देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आ रही है? इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी ऐसे आ रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है, किधर? ऐसे। और वो जो सरफेस है वो आपकी ऐसे है। सरफेस कैसी है आपकी? ये वाली प्लेन ये है। और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जा रही है? ऐसे। तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर वो भी आउटसाइड, तो ये कितना एंगल बना रहा है? 90 डिग्री। कितना एंगल बनाएगा? 90 डिग्री। तो इसके लिए भी कॉस एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। इसी तरह 6 के लिए भी ये बाहर वाली सरफेस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपकी ऐसे निकल रही है, एरिया वेक्टर आपका ऐसे निकलेगा, एरिया वेक्टर आपका कैसे निकलेगा? ऐसे। तो एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। भाई ये वाली सरफेस हो गई ना, ये बाहर की तरफ है, ठीक है, तो ये वाली सरफेस आपकी ऐसे है, तो एरिया वेक्टर ये वाली सरफेस हो गई ये ऐसे। अब एरिया वेक्टर किधर निकलेगा? बाहर की तरफ, तो ये ऐसे निकल आया। और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आ रही है आपकी? ऐसे आ रही है, इस डायरेक्शन। तो एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री। तो यहां से ये कितना हो गया? 0। तो पांचवें और छठे के लिए भी ये कितना हो जाएगा? 0। ठीक है, तो 6 फेसेस से आ गया कि एक क्यूब के मतलब जो घन है उसकी 6 सतहों से कितना फ्लक्स निकलेगा, तो आपने निकाल लिया इतना। अच्छा, टोटल की बात कर रहे, तो टोटल कितना निकल रहा है? दूसरा है, तो टोटल देखोगे F टोटल, तो टोटल देखो तो क्या हो रहा है? ये 1 के कारण कितना है? माइनस E नॉट A स्क्वायर। ये कितना है? E नॉट A स्क्वायर। तो ये माइनस का, ये प्लस का, मतलब क्या हो गया? 0। तो ये कितना हो जाएगा? फाई 1 प्लस का फाई 2 प्लस का फाई 3 प्लस का फाई 4 प्लस 5 प्लस का फाई 6। तो इनको सबको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 0, क्योंकि 4 तो आपके पहले से 0 है, एक ये 0, एक ये 0, एक ये और एक ये, तो 4 0 ये हैं, और ये प्लस का है, और ये प्लस का है, और ये माइनस का है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। मतलब नेट फ्लक्स कितना आ गया? 0। कितना आ गया नेट फ्लक्स? 0। तो चलिए पहले इसे नोट कर लीजिए, नोट करिए इस क्वेश्चन को, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं। ये रहा आपका, क्या दिया हुआ है? एक्स डायरेक्शन में आपका ही एक क्यूब दिया हुआ है, तो एक ये ऐसे आपको ये दिया हुआ है, तो एक ये मैं सरफेस बना लेता हूं, ठीक है। ये आपका एक क्यूब बन गया, क्लियर है। अब इस क्यूब में बोल रहा है कि ये x बराबर कितना है? a है, ये x बराबर 2a है। इस पे बोला है कि ये y है और ये x है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ये ऐसे गुजर रही है, एक समान इलेक्ट्रिक
फिल नहीं है यहाँ पर E की वैल्यू कितनी है, ई नॉट एक्स स्क्वायर आई कैप, इसकी वैल्यू। तो फिर से आपको इसमें बताना है कि पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसकी 6 सतहों से कितना वैद्युत फ्लक्स निकलेगा, वैद्युत फ्लक्स निकलेगा, पहला क्वेश्चन। दूसरा, कुल फ्लक्स कितना होगा, कुल फ्लक्स कितना निकलेगा। चलिए कुछ नहीं, फिर से शुरू करते हैं। फाई बराबर आपको क्या पता है, ढंग से देखना है यार। फाई बराबर क्या होता है, फाई बराबर होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर ई ए कॉस थीटा, जहां पर थीटा क्या है, थीटा है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल। ठीक है, तो ये रहा खापाच इस वाले के लिए, मतलब ये पहला वाला नाम दे रहा हूं इसे, तो ये वाला फेस कितना हो जाएगा, इससे पहले वाले फेस के लिए कितना निकलेगा, पहले वाले फेस से निकलेगा ई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ई नॉट एक्स स्क्वायर, तो यहां पर एक्स कितना है, ए है, तो ये किसका कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर। अब इस सतह का, तो ये ए है, ये क्योंकि क्या है, ये क्यूब है, कैसा है, घन है, क्या है ये, घन है, तो घन का ये वाली भुजा ए है, तो घन की सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, तो इस वाली सरफेस का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ये वाली भुजा इंटू ये वाली भुजा, तो ए इंटू ए कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर, तो कितना हो गया, ए स्क्वायर। परपेंडिकुलर किधर होगा, आउटसाइड, तो ये रहा आउटसाइड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपकी आई कैप है, इसकी माइनस आई कैप, तो एंगल कितना हो गया 180, तो कॉस 180, बात समझना, तो ये कितना हो जाएगा, ई नॉट ए की पावर 4, वो भी कितना, कॉस 180 की वैल्यू -1, तो ये हो जाएगा माइनस का ई नॉट ए की पावर 4। ये पहले वाले कांड आ गए। अब ये दूसरे वाले कांड देखो, ध्यान से देखना, यहां पर एक तरीके से देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड आप जैसे जैसे एक्स में आगे बढ़ोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रही है, बदल रही है। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी कांस्टेंट नहीं है, एक नियत नहीं है। जैसे एक्स बराबर ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, ई नॉट ए स्क्वायर, एक्स बराबर 2a पर कितनी हो जाएगी, ई नॉट 4a स्क्वायर। चलिए, तो यहां पर अब दूसरे वाले के लिखिएगा, तो दूसरे वाले के लिए जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो कितना होगा, ई नॉट ई ए कॉस थीटा, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में, इसके लिए इस सतह के लिए एरिया वेक्टर किधर आएगा, बाहर की तरफ, तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड की वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, 0, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन एक हो गई ना, तो एंगल कितना हो गया, 0, तो यहां पे कितना हो जाएगा, ई नॉट की वैल्यू कितनी है, ई नॉट, और ये एक्स की जगह पर यहां पर कितना है, 2a, भाई इस वाले सरफेस के लिए कितना है, 2a है ना, तो 2a स्क्वायर इंटू, अब इसका एरिया कितना हो जाएगा, इसका एरिया ए स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, और ये हो जाएगा कॉस थीटा की जगह पे 0, तो ये हो जाएगा 4 ई नॉट ए की पावर 4, कॉस थीटा की वैल्यू 1, कॉस 0 की वैल्यू 1, तो यहां से ये इतना आ गया फाई 2। अब फाई 3 निकालेंगे, तो बात ध्यान देना यार, अब मैं यहां से बाकी नहीं कर रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान से समझना। इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब ये तीसरी वाली सरफेस में इसे मान लो, ध्यान समझना, ये वाली सरफेस है तीसरी, इसके लिए ये ऐसी सरफेस है ये वाली। अब इस सरफेस के लिए एरिया वेक्टर किधर होगा, परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ, तो ये बना लिया। इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी ऐसे गुजर रही है, कैसे, ऐसे गुजर रही है, इस डायरेक्शन में ऐसे, तो इनके बीच का एंगल कितना हो गया, 90, ध्यान से देखो कितना हो गया, 90, कॉस 90 की वैल्यू 0, यानी फाई 3 कितना हो गया, 0, जो फाई 3 होगा वो कितना हो जाएगा, 0, क्यों, क्योंकि एंगल कितना बन रहा है, 90, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितना बन रहा है, 90, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी इस डायरेक्शन में, एरिया वेक्टर ऊपर, ये लो, तो एंगल कितना हो गया, 90। फिर नीचे वाली सतह के लिए आते हैं, ठीक है, नीचे वाले, तो अब एरिया वेक्टर किधर होगा, नीचे की तरफ, एरिया वेक्टर किधर होगा, परपेंडिकुलर नीचे की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, तो ये वाली डायरेक्शन में, और ये एरिया वेक्टर कितना होकर एंगल बना रहा है, 90 डिग्री का,
कितने का एंगल बना रहा है, 90 डिग्री का। तो फिर से वही क्या हो जाएगा, 0। तो ये चौथी सरफेस के लिए भी कितना आ गया, इस वाली सरफेस के लिए भी 0। क्यों 0 आया, क्योंकि एंगल कितना हो जा रहा है, 90। अच्छा, अब पांचवी आउटसाइड के लिए देख लो, ये वाली सरफेस के लिए बोर्ड मान लो। तो बोर्ड के जब बाहर, तो बोर्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी इस डायरेक्शन में है, एरिया वेक्टर ऐसा है, एरिया वेक्टर किधर रहेगा, बाहर की तरफ। तो एंगल कितना बनाएगा, 90। भाई ये बोर्ड की डायरेक्शन, बोर्ड की प्लेन पर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, और जो एरिया वेक्टर निकल रहा है वो किधर निकल रहा है, इसके परपेंडिकुलर। तो एंगल कितना है, 90। एंगल कितना हुआ, 90। ये वाला एंगल कितना बन रहा है, 90 बन रहा है ना। तो ये जब बोर्ड से ये मार्कर कितने का एंगल बना रहा है, 90 का। तो ये मार्कर क्या है, एरिया वेक्टर है, बोर्ड क्या है आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है ना। तो एंगल कितना बनना है, 90। तो वो कितना हो जाएगा, 0। तो ये 5 पांचवी सतह के लिए भी, इसी तरह छठी के लिए भी क्या हो जाएगा, ये अंदर के लिए भी ये हो जाएगा, और वो कितना होगा, 0। बात समझ में आई। तो अब देखो यहां पर आपका 6 सतह के लिए आ गया। अब टोटल यदि आप निकालोगे टोटल फ्लक्स, तो टोटल फ्लक्स कितना दिया हुआ है, टोटल फ्लक्स आपका है φ1 प्लस का φ2 प्लस का φ3 प्लस φ4 प्लस φ5 प्लस का φ6। तो यहां से बाकी तो सब क्या है, 0 है। 3 4 5 6 0 है, 3 4 5 यहां तक ये क्या है, 0 है। तो मतलब क्या है, हमें सिर्फ इससे है। तो पहला कितना है, माइनस का E0 a की पावर 4 प्लस φ2 कितना है आपका 4 E0 a की पावर 4। जब इनको करेंगे तो क्लियरली कितना आ जाएगा, 3 E0 a की पावर 4। तो ये टोटल फ्लक्स आ गया, ये टोटल आ गया। तो यदि ध्यान से देखो तो पिछले वाले केस में, जो अभी पिछला वाला क्वेश्चन किया था, वहां पर नेट फ्लक्स कितना आया था, कुल फ्लक्स 0 आया था। कितना आया था, 0, क्योंकि हर एक का क्या हो जा रहा था, जुड़ के कैंसिल हो जा रहा था। 4 का तो इसी तरह 0 था, पहले और दूसरे का अंतर था, तो पहले और दूसरे में कितना हो गया था, वो प्लस माइनस में बराबर था, तो 0 हो गया था। अच्छा, रीजन क्या है यहां पर, इसका यहां पर कुछ ना कुछ आ रहा है। तो रीजन देखो, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी एक्स के साथ, मतलब जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे थे वो वैरी नहीं कर रही थी, मतलब नियत थी, कांस्टेंट थी, मतलब जो पहले थी वही बाद में थी। वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र कैसा था, एक समान था, विद्युत क्षेत्र बदल नहीं रहा था। और यहां पर विद्युत क्षेत्र क्या हो रहा है, बदल रहा है। तो इस वजह से अंतर आ रहा है। ठीक है, चलिए अभी इसे लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर मैं वो पॉइंट लिखवा देता हूं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में आता है, ठीक है ना। तो नोट करो पहले उसे। चलो यहां पर एक पॉइंट लिखो, नोट डाल के नोट लिखना, यदि विद्युत क्षेत्र एक समान हो, एक समान हो, और इस विद्युत क्षेत्र में, और इस विद्युत क्षेत्र में कोई 3D वस्तु रखी हो जिसके अंदर कोई आवेश न रखा हो, न रखा हो, तो इस वस्तु से निकलने वाला कुल फ्लक्स हमेशा 0 होगा, हमेशा शून्य होगा। बात समझो क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी एक समान हो, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी बदलनी नहीं चाहिए, जो थी वही रहे, और इसमें यदि हम किसी
3D ऑब्जेक्ट को रखे दे रहे हैं, जैसे मान के चलो कि हमने क्या रख दिया, एक क्यूब रख दिया, क्या रख दिया, एक क्यूब रख दिया। तो इस क्यूब के अंदर कोई चार्ज नहीं होना चाहिए, इस क्यूब के अंदर कोई चार्ज नहीं होना चाहिए। तो जब कोई चार्ज नहीं होगा तो इस क्यूब के सतह से जितना टोटल फ्लक्स निकलेगा वह कितना होगा, जीरो होगा। कितना होगा, जीरो होगा। ठीक है, कब, जब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, एक समान होगी। ठीक है, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड एक समान नहीं होगी तब आपका फ्लक्स जीरो हो भी सकता है और नहीं भी। तो लिखिएगा, यदि इलेक्ट्रिक फील्ड एक समान ना हो तो 3D ऑब्जेक्ट को इस विद्युत क्षेत्र में रखने पर, विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो यहां पर कुल फ्लक्स शून्य हो भी सकता है और नहीं भी, शून्य हो भी सकता है और नहीं भी, और नहीं भी। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। चलिए अब इसके आगे हम लोग अगले लेक्चर पर पढ़ेंगे, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन होंगे। तो चलिए देखते रहिए, और कोई डाउट हो तो आपके पास, सभी के पास मेरा फ़ोन नंबर है, मैंने फ़ोन नंबर दे दिया है, आप उस पर मुझे कॉल कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू वेरी मच।